मनीष बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए बच्चों, इससे पहली वीडियो में हम बात कर रहे थे परागण के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। हमने काफी सारी जानकारी प्राप्त की। आपने पॉलिनेशन के टाइप्स को पढ़ा है, वहां पे आपने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में क्या प्राप्त की जानकारी। अब देखिए, पॉलिनेशन में आपने क्या किया। पॉलिनेशन की क्रिया के दौरान आपने परागकण जो है उनको अपने कहां पे पहुंचा दिया, वर्तिकाग्र पर। किसी भी माध्यम से परागकण वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। अब देखिए, आज हम अगला जो टॉपिक है उसके बारे में अपन बात करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में अपन बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप चैप्टर में आपने नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की क्रिया के बारे में पढ़ा। नर युग्मकोद्भिद की जो क्रिया थी उसमें आपने नर युग्मकों का निर्माण किया, ठीक है। मादा युग्मकोद्भिद की क्रिया में आपने मादा युग्मक का क्या किया, निर्माण। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन क्या है। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मकों के केंद्रकों का जो संलयन होता है, फ्यूजन, इसका मतलब संलयन। जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में इनके जो केंद्रक होते हैं, संलित होते हैं, तो नर और मादा युग्मकों के संलयन की जो क्रिया होती है, इनकी क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। इसका मतलब हमको क्या पढ़ना है, इसका मतलब जो हमने नर और मादा युग्मकों को बनाया है तो उन नर और मादा युग्मकों के जो केंद्रक हैं उन केंद्रकों का संलयन करना, फ्यूजन करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनको बोलते हैं स्ट्रॉसबर्जर। सबसे पहले स्ट्रॉसबर्जर ने 1884 में, कितने में, 1884 में किसके ऊपर अध्ययन किया, फर्टिलाइजेशन के ऊपर क्या किया, अध्ययन। तो अब ये भी आपको पता चल गया कि फर्टिलाइजेशन क्या है, नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। सबसे पहले इसके ऊपर अध्ययन किसने किया, स्ट्रॉसबर्जर ने किया। कब? 1884 में निषेचन के बारे में समझाया, सत्यापित किया। किस पर? लिलियम पादप पर सबसे पहले क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। तो अब अपन ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा था वो भी आपको पता है। इससे पहले हमने पढ़ा था परागण, और परागण की क्रिया में परागकणों को हमने कहां तक पहुंचाया था, वर्तिकाग्र तक पहुंचाया है। अब उसके बाद की क्रिया है वो है फर्टिलाइजेशन क्रिया थी। लेकिन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है वो आपको पता चल गया। लेकिन अभी तक हमको ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि जो परागकण था वो उस परागकण के अंदर नर युग्मकोद्भिद की क्रिया हुई थी, वो कैसे हुई। क्रिया पहले अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन कहां हुई, क्या हुआ है, वो नर युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचा, इनके बारे में अपन को किसी प्रकार से जानकारी नहीं हुई। तो निषेचन के बारे में हम जानकारी और विस्तृत से प्राप्त करेंगे, और इस जानकारी के अंदर अपन ये प्राप्त करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंच चुका है। अब आपको पता है हमारे पास क्या है, परागकण। परागकण जो है वो कहां पर पहुंच चुका है, वर्तिकाग्र पर पहुंच चुका है। कहां पर पहुंच चुका है, वर्तिकाग्र पर। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वहां पर जाकर क्या करता है, अंकुरण
क्या करता है? अंकुरण, अंकुरित होता है वहां पर वो अंकुरित क्यों होता है? क्योंकि वर्तकाग्र चिपचिपी होती है और उस वर्तकाग्र पर परागकण के लिए पोषक माध्यम होते हैं या पोषक पदार्थ जो होते हैं वो फैसिलिटी वहां पर उपलब्ध होती है। उसको पौष्टिक भोजन मिलता है और ऐसा भोजन मिलता है जो उस परागकण के अंकुरण के लिए क्या होता है? सहायक होता है। आपने पढ़ा परागकण, परागकण कहां पे पहुंचे? वर्तकाग्र पर पहुंचे। वर्तकाग्र पर जैसे पहुंचते हैं तो उनको वहां क्या मिलता है? पोषण मिलता है। जैसे उनको वहां पोषण मिलता है तो वो पोषण प्राप्त करके क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी चीज होती है, उन चीजों में क्या होता है कि परागकण जो होते हैं वो वर्तकाग्र पर पहुंच तो जाते हैं लेकिन वर्तकाग्र पर पहुंचकर वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसी चीज हो जाती है, अपन उनको पढ़ते हैं असंगतता, जिसको अपन दूसरे नाम भी दे सकते हैं। दूसरा नाम है इसका अनिषेचता, असंगतता या अनिषेचता भी कहते हैं किस चीज को? कि जब परागकण है वो वर्तकाग्र पर पहुंच गए और वर्तकाग्र पर पहुंचकर वो अंकुरित नहीं होते तो वह क्रिया क्या कहलाती है? असंगतता या अनिषेचता कहलाती है। अब ये क्या रीजन होता है? ऐसा भी रीजन होता है तो वो रीजन क्या है? अब कभी कभी ऐसी होती है क्योंकि ये असंगतता होती है, ये अपन जब इसको पढ़ेंगे तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतराजातीय और एक होती है अंतरजातीय। अंतराजातीय के बारे में अपन बात करेंगे कि जैसे कोई भी अलग अलग जैसे वंश हैं और अलग अलग वंश की अलग अलग जातियों के बीच में यदि परागण की क्रिया हो रही है, अलग अलग वंश और अलग अलग वंश की अलग अलग जातियों के बीच में यदि परागण की क्रिया होती है तो वो जो क्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं अंतराजातीय। अंतराजातीय का मतलब वंश भी अलग हो गया है और वंश के अलग होने के साथ साथ उसकी जाति तो बिल्कुल क्या है? अलग अलग है। अगर ऐसी स्थिति में अलग अलग वंश और अलग अलग जाति के पादपों के बीच में यदि परागण की क्रिया होती है तो परागकण जो वर्तकाग्र पर पहुंचते हैं वो वहां पर जाकर अंकुरित नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आपको पता है हर पादप जो होता है उसमें अलग अलग जीन होते हैं। जीन का मतलब कारक है और अलग अलग जीन होते हैं तो जीन किसको प्रदर्शित करते हैं? लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब हर पादप क्या अलग अलग क्या होता है? कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं और उन लक्षणों को निरूपित कौन करते हैं? जीन। तो अलग अलग लक्षण हैं। किसी प्लांट का जो परागकण है उसको अंकुरित होने के लिए कौन सा भोजन चाहिए? तो अलग अलग वहां पे पहुंचेंगे तो वहां पर उसको वो उस प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा तो वो परागकण अंकुरित तो नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है, एक जाति के हैं, एक जाति के परागकण, इसका मतलब सेम एक ही जाति का पादप है और एक जाति के पादपों के परागकण आपस में परागण की क्रिया उनमें हो रही है लेकिन उसके अलावा भी वो वहां पर जाकर अंकुरित नहीं हो पाते। तो अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी इसका मतलब क्या क्रिया कहलाती है? असंगतता कहलाती है। दो प्रकार की है, अंतराजातीय और अंतरजातीय। समझ में आ गया किसके बारे में? असंगतता के बारे में। अंतराजातीय और अंतरजातीय, अलग अलग वंश की अलग अलग जातियों के बीच में यदि परागण की क्रिया संपन्न हुई तो उसको क्या बोलेंगे? अंतराजातीय है। वहां पर भी अंकुरण की क्रिया नहीं होगी है। और अंतरजातीय का मतलब है एक वंश की एक ही जाति के बीच में यदि परागण की क्रिया हो रही है तो भी परागकणों का अंकुरण नहीं हो पा रहा है तो वो भी अपन की क्या कहलाएगी? असंगतता। तो ये परिस्थिति हो सकती है लेकिन हम बात कर रहे हैं
कि परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। तो मैंने आपको बताया जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो वहां जाकर वो क्या होता है, अंकुरित होता है। और परागकण अंकुरित होकर पराग नली का क्या करता है, निर्माण। पराग नली पोलन ट्यूब का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो देखिए परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचा, वहां उसको भोजन मिला, भोजन मिलते ही परागकण अंकुरित हुआ। क्यों? क्योंकि आप परागकण के बारे में पढ़ चुके हैं। परागकण के ऊपर स्पोरोपोलिन का आवरण होता है, लेकिन उस पर 3 जगह ऐसी होती हैं जहां पर और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वहां पर क्या नहीं होता है, स्पोरोपोलिन का आवरण नहीं होता। जहां स्पोरोपोलिन का आवरण नहीं होता है वहीं से उसमें वहां की जो भित्ति है, अंदर वाली जो भित्ति है, उसका क्या होता है, विघटन होता है और उससे सीधी जो कायिक कोशिका है, अंदर वाले जो पदार्थ होते हैं वो वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके परागनली का क्या करते हैं, निर्माण। अब देखिए जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचा, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद इसका मतलब परागनली का क्या करता है, निर्माण। तो ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पराग अंकुरण काल। क्या? परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, पहुंचने के बाद वहां पर भोजन ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद अंकुरित होना और परागनली का क्या करना, निर्माण करना। ठीक है, तो पराग अंकुरण काल कहलाता है। अब होता क्या है, जैसे पराग अंकुरण की क्रिया होती है, एक नलिकीय भी हो सकती है, बहुनलिकीय भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है, इसका मतलब जैसे अपन सपोज करें कोई परागकण है और उस परागकण में 3, जैसे वहां पे आपने बात की थी जनन छिद्र है, तो वहां से 3 परागकण नलियों का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि सिर्फ एक जो पराग नली है, 3 बनी है लेकिन एक ही पराग नली में कायिक केंद्रक और नरयुग्मक मिलेंगे। बाकी की जो पराग नली है वो कुछ समय बाद क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है या नष्ट हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। तो देखिए हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना है, नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। लेकिन फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि परागकण बनाया हमने, नरयुग्मक बनाए, लेकिन वो पहुंचे कैसे। तो वो आपको पता चल गया, परागण की क्रिया हुई, परागण की क्रिया में परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचा, अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद परागनली का क्या हुआ, निर्माण। अब देखिए इस स्टेप को अपन आगे बढ़ाते हैं। आपने क्या बना ली, परागनली। क्या बन गई, परागनली। ऐसी नलिका बनती है जिसको अपन परागनली बोलते हैं और इस नलिका में ऐसे 3 केंद्रक होते हैं जिनमें 2 को बोलते हैं नर युग्मक या नर केंद्रक और एक आगे होता है उसको बोलते हैं हम नलिका केंद्रक बोलते हैं। ऐसी एक नलिका बनती है। तो देखिए ये परागनली जब वर्तिकाग्र पर बन जाती है, धीरे धीरे वृद्धि करती है, वृद्धि करने के बाद ये वर्तिकाग्र के अंदर धस जाती है और वर्तिकाग्र जो होती है, इस वर्तिकाग्र के तुरंत नीचे क्या होती है, वर्तिका। क्या होती है, वर्तिका। तो वर्तिकाग्र में प्रवेश किया, वर्तिकाग्र में प्रवेश करने के पश्चात ये किसमें प्रवेश करती है, वर्तिका में। कौन, परागनली। जैसे जैसे परागनली वृद्धि करती है तो वर्तिका के अंदर क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। अब देखिए अलग अलग पादप जो होते हैं उनकी जो वर्तिका होती है वो भी अलग अलग कैटेगरी की होती है। तो अब हमको इस फर्टिलाइजेशन में अगला जो अभी हमने पढ़ लिया परागकण का अंकुरण, अगला जो टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि परागकण के अंकुरण से हमने परागनली का क्या किया। अब देखिए बच्चों अगला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे है वो पढ़ेंगे अपन परागनली की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ
पोलन ट्यूब। अब देखो, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचा है। परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही तुरंत किसका निर्माण होता है? परागनली का क्या होता है? निर्माण। अब वो परागनली वर्तिकाग्र में से कहां जाती है? वर्तिका में जाती है। अब देखो कि परागनली कितनी बड़ी होती है, कोई पूछ सकता है आपसे, तो इसमें किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितनी वर्तिका की लंबाई होती है उतनी ही किसकी होती है? परागनली की लंबाई होती है। सबसे ज्यादा बड़ी है, जैसे अपन परागनली के बारे में पढ़ें तो मक्का का जो पेड़ होता है, मक्का के पेड़ में आपने देखा होगा जो भुट्टा आता है, उस भुट्टे में क्या होता है? आपने बाल के गुच्छे जैसी संरचना बाहर आपने निकली देखी होंगी। तो वो गुच्छे जैसी संरचना होती है, वो प्रत्येक एक बालनुमा संरचना जो होती है वो किसको प्रदर्शित करती है? वर्तिका को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब काफी लंबी, अपन बात करें तो लगभग 450 mm, लगभग 450 मिमी की जो मक्का जो होता है उसमें क्या होती है? लंबाई होती है किसकी? परागनली की। परागनली की लंबाई इतनी है तो इतनी लंबाई किसकी होती है? वर्तिका की होती है। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं परागनली की वृद्धि। अब क्या होता है कि अलग अलग पादपों में वर्तिका की स्थिति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो अलग अलग होती है तो उसके हिसाब से ही ये जो परागनली होती है उसी हिसाब से क्या करती है? वृद्धि। अब अपन बात करें, जैसे पहले नंबर पे अपन बात करें है लिलियम फूल के पादपों की बात करें या लिलियम पादप की अपन बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो वर्तिका होती है वो बिल्कुल अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। तो परागनली को वृद्धि करने में कोई टेंशन नहीं होती है। परागनली जो होती है वो एक खोखली गुहा में ही क्या करती रहती है? वृद्धि। किसमें? लिलियम में। ठीक है। इसके बाद अधिकांश जो पादपों की हम बात करते हैं, जिनको अपन सामान्यतः ज्यादातर देखते हैं, उन पादपों की अपन बात करें तो उन पादपों में जैसे ज्यादातर सब्जी वाले पादप हैं, जो अपने आसपास पाए जाने वाले पादप होते हैं, अधिकांशतः जो पादप होते हैं कोई भी सब्जी वाला पादप अपन ले सकते हैं, तो उनकी अपन बात करें तो उनमें क्या होता है कि उनमें वर्तिका जो होती है, पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं तो वर्तिका कैसी है? वर्तिका में क्या बनी हुई है? गुहा। दूसरे नंबर पे अपन बात कर रहे हैं तो वर्तिका अंदर से कैसी होती है? ठोस होती है। इसका मतलब उसमें अंदर, यहां तो गुहा थी, स्पेस था, उस स्पेस में ही परागनली ने क्या की? वृद्धि। लेकिन दूसरे नंबर पे अधिकांश जो पादप होते हैं उनकी वर्तिका जो होती है वो कैसी होती है? नली जो होती है वर्तिका की वो कैसी होती है? ठोस होती है। अंदर से कोशिकाएं होती है, उनमें कोई भी स्पेस नहीं होता। तो वहां क्या होता है? जो परागनली होती है वो वृद्धि तो करना उसको जरूरी है, तो वृद्धि करने से पहले वो वहां गुहा बनाती है। गुहा कैसे बनाती है कि अंदर उसमें क्या होते हैं कि जहां पर उसको गुहा बनाना है या जो वर्तिका होती है उसमें एंजाइम होते हैं। जैसे अपन बात करें कोशिका भित्ति होती है, सेलुलेज, पैक्टिनेज, ऐसे संबंधित एंजाइम होते हैं। कुछ एंजाइम परागनली के शीर्ष भाग में भी होते हैं, कुछ एंजाइम वर्तिका में भी होते हैं। तो वो एंजाइम क्या करते हैं? वहां पर पाए जाने वाले ऊतकों को विघटित करते हैं और ऊतकों को विघटित करने के बाद जैसे कौन सा एंजाइम है? पैक्टिनेज। ये एंजाइम क्या करेगा? विघटन किसका करेगा? ऊतकों का। और ऊतकों का विघटन करने से क्या बन जाती है? गुहा बन जाती है। और उस गुहा में कौन वृद्धि करती है? परागनली क्या करती है? वृद्धि करती है। इसके बाद अगला तीसरे टॉपिक पे अपन चलते हैं। तो देखिए कि हम जो बात करते हैं कि पिटूनिया जो होता है, पिटूनिया में क्या होता है कि एक होते हैं अंतरा कोशिकीय अवकाश। किसमें? पिटूनिया में। इसमें पाए जाते हैं इंट्रासेल्युलर पोर। और अंतराकोशिकीय अवकाश किसे कहते हैं? एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में पाए जाने वाला स्पेस होता है।
तो इंट्रासेल्युलर पोर इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है काफी सारा उनमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो ये जो पराग नली होती है, ये पराग नली उस इंट्रासेल्युलर पोर में होकर ही क्या करती है, ग्रोथ करती है और आगे की ओर चली जाती है। तो आपने 3 स्थितियों के अनुरूप पढ़ा। पहले नंबर में पढ़ा कि पराग नली जो होती है वो वर्तिका में कैसे प्रवेश करती है या वृद्धि करती है खोखली गुहा में, लिलियम में मिलती है। अधिकांश पादपों में अंदर से वर्तिका ठोस होती है, लेकिन वहां पर गुहा बनाई जाती है एंजाइमों की सहायता से और उसमें क्या करती है, वृद्धि करती है। इसके बाद तीसरी स्थिति में आपने पढ़ा, किसमें आपने पढ़ा कि पिटूनिया जो होता है उसमें, तो पिटूनिया जो होता है उसको की अपन बात करें, पिटूनिया की अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होती है कि इंट्रासेल्युलर पोर होते हैं और उन इंट्रासेल्युलर पोरों में काफी स्पेस होता है और उस स्पेस में होकर ही जो पराग नली है वो वर्तिका के अंदर क्या करती है, वृद्धि करती है। इसका मतलब पराग नली बनाई और वो पराग नली वर्तिका के अंदर प्रवेश कर गई और वर्तिका के अंदर प्रवेश करती हुई वो कहां पहुंच गई, क्योंकि आपने पढ़ा था इसका मतलब स्त्री केशर जायांग, जायांग के 3 पार्ट आपने पढ़े थे। सबसे पहले नंबर पे आपने कौन सा पार्ट पढ़ा था, ऊपर वर्तिकाग्र, उसके बाद दूसरे नंबर पे पढ़ा वर्तिका, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा अंडाशय। अंडाशय के अंदर भी आपने एक चीज पढ़ी थी कि एक अंडाशय के अंदर बहुत सारी क्या होती है, बीजांड होती है और बीजांड के अंदर आपने क्या पढ़ा था, भ्रूणकोश, और उस भ्रूणकोश में कौन सी कोशिका होती है, अंडकोश का। इसका मतलब मादा युग्मक पाया जाता है। तो अब इस पराग नली को कहां पहुंचाना है, वर्तिका जो होती है वो अंडाशय, वर्तिका के बाद अंडाशय होता है। तो अंडाशय के अंदर क्या होती है, बीजांड। एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड भी हो सकती है, अनेक बीजांड भी हो सकती है। तो हमको इस पराग नली को कहां पे पहुंचाना है, बीजांड। देखिए अगला टॉपिक है हमारा पराग नली का बीजांड में प्रवेश। तो देखिए अब अपन क्या पढ़ेंगे, पराग नली का बीजांड में प्रवेश। अब देखो कि आपने बीजांड की संरचना पढ़ी, ठीक है। अब देखो यहां पर अपन कुछ बीजांडों की संरचना बनाते हैं, कैसे क्या आप उनको बना सकते हैं। देखिए अब देखो आपको 3 यहां पर बीजांड की संरचना बनाई गई है और हमारा टॉपिक है पराग नली का बीजांड में प्रवेश। तो देखिए कि जो ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, निभाग, ठीक है। ये जो भाग होता है कहीं पर भी अपन लिख सकते हैं, तो वो क्या होता है, अध्यावरण। क्या होता है, अध्यावरण। और नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, बीजांड द्वार। 3 चीज आपने पढ़ ली, ये क्या है, निभाग, ये क्या है, अध्यावरण, ये क्या है, बीजांड द्वार। अब टॉपिक है पराग नली का बीजांड में प्रवेश। तो देखिए ये 3 जो डायग्राम आपको बनाए हैं और 3 डायग्रामों में ये 3 प्रकार का जो नामांकन किया है, ये नामांकन ही इस पॉइंट्स के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले देखिए निभाग, क्या है, निभाग। इसका मतलब निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश का मीन्स होता है
यदि पराग नली बीजांड के अंदर कहां से, निभाग, ये ऊपर वाला भाग है, जैसे ऊपर से पराग नली बनती हुई आ रही है और ये बनती हुई आकर कहां पर प्रवेश कर रही है, बीजांड द्वार। इसका मतलब निभाग से प्रवेश करती हुई कहां की ओर जाएगी, जाना इसको वही है इधर बीजांड द्वार, क्योंकि बीजांड द्वार की ओर ही कौन सी सेल उपस्थित होती है, अंडकोशिका उपस्थित होती है। इसका मतलब जब पराग नली बीजांड के अंदर कहां से होकर प्रवेश करती है, निभागीय भाग से प्रवेश करती है, तो उसको अपन कौन सा प्रवेश बोलते हैं, निभागीय प्रवेश कहा जाता है। इसका मतलब बिटुला आदि जैसे जो पादप होते हैं उन पादपों में इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। इसके बाद देखो दूसरे नंबर पे अपन पहुंचते हैं। दूसरे नंबर पे ये क्या है, अध्यावरण। ये अध्यावरण है, पराग नली आ रही है, इसका मतलब आते हुए यों यहां से ऐसे प्रवेश कर गई, प्रवेश करती हुई वही पहुंचना वही है उसको, क्योंकि यहां पर भी क्या है, अंड समुच्चय उपस्थित है, पहुंचना यहीं पे पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे थे क्या, अध्यावरणीय प्रवेश। और अध्यावरणीय प्रवेश में आपको पता चल गया कि जो पराग नली होती है वो बीजांड में जो प्रवेश कर रही है, बीजांड में कहां से होकर प्रवेश कर रही है, अध्यावरण से होकर क्या कर रही है, प्रवेश करती है। और अध्यावरण से होकर यदि वो प्रवेश कर रही है तो उसको अपन कौन सा प्रवेश बोलते हैं, अध्यावरणीय प्रवेश। पहला हो गया निभागीय प्रवेश, दूसरा हो गया अध्यावरणीय प्रवेश। और कुकुरबिटेसी कुल की अपन बात करें, ककड़ीय है, ऐसी कुल मतलब पादपों की अपन बात करें तो उनमें इस प्रकार का प्रवेश पाया जाता है। लेकिन अधिकांशतः जो प्लांट होते हैं उन अधिकांशतः प्लांटों में अपन बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रवेश होता है पराग नली का, सबसे ज्यादा वो कहां से होकर प्रवेश करती है, क्या नाम है, बीजांड द्वार। इसका मतलब पराग नली इधर से यूं आती है और आकर कहां से होकर प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से होकर ही क्या करती है, प्रवेश करती है। आपने अधिकांश जो प्लांट्स देखे होंगे उन प्लांट्सों में पराग नली का प्रवेश कहां से होता है, बीजांड द्वार की ओर से ही होता है। तो आपको पता चल गया बच्चों, पहला हो गया निभागीय प्रवेश, निभाग से होकर, अध्यावरणीय प्रवेश, अध्यावरण से होकर, बीजांड द्वारीय प्रवेश, बीजांड द्वार से होकर। ये तीन भाग ऐसे हैं, इन तीनों भागों से होकर पराग नली बीजांड के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। अब देखो, अब इसके बाद ये जो पराग नली है, ये पराग नली आगे क्या होता है, बीजांड के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। भ्रूण कोश पढ़ क्या रहे हैं हम, ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन, हमको नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाना है। तो अब अगला टॉपिक हमारा क्या हो गया, पराग नली का बीजांड में प्रवेश था, अब हमारा क्या हो जाएगा, पराग नली का किसमें, भ्रूण कोश में प्रवेश। इसके पश्चात तो देखिए अगला जो टॉपिक के अपन बारे में बात करें तो यहां पर हो जाएगा पराग नली का किसमें, भ्रूण कोश में प्रवेश। ठीक है, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। इसका मतलब पराग नली जो होती है वो भ्रूण कोश में किस प्रकार क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अब बात करेंगे। तो अब देखिए, अभी आपने पराग नली को बीजांड में प्रवेश करा दिया और उस बीजांड के अंदर ऐसी संरचना उपस्थित होती है, इस प्रकार संरचना पाई जाती है और उस संरचना में 8 ये केंद्रक उपस्थित होते हैं। इनका नाम आपको पता है, बीजांड द्वार की ओर क्या होता है, अंडसमुच्च। उस अंडसमुच्च में 2 सहायक कोशिका और 1 अंडकोशिका पाई जाती है। बीच में क्या होते हैं,
ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं और ऊपर की ओर 3 क्या होते हैं, प्रति ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ जा रहे हैं पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश। पराग नली जो होती है वो भ्रूण कोश में किस प्रकार क्या करती है, प्रवेश करती है। तो देखो, पराग नली चाहे कैसे भी बीजाणु के अंदर जाए, चाहे वो अध्यावरण से जाए, चाहे वो निभाग से जाए, चाहे वो बीजाणु द्वार से जाए, पहुंचेगी वो इसी स्थान पर। ठीक है, पहुंचना उसको बीजाणु द्वार की ओर ही है। अब वो बीजाणु द्वार से कहां पर प्रवेश करती है, भ्रूण कोश में। तो देखो, पहला स्टेप जो होता है, पहला स्टेप ये क्या है भ्रूण कोश की भित्ति व सहायक कोशिका के मध्य से। पहला स्टेप पता चल गया। देखो, ये जो पराग नली है, इसका जो प्रवेश है वो कहां से, ये तो भ्रूण कोश की भित्ति है, ये सहायक कोशिका है, यहां से होकर ये अंदर क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। पहला स्टेप कहां से, भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच में होकर यह क्या कर सकती है, प्रवेश। दूसरी स्थिति देखिए आप लोग, ये क्या है, सहायक कोशिका, ये क्या है, अन्य कोशिका। तो आपको पता चल गया होगा कहां कहां से, सहायक कोशिका व अंड कोशिका के मध्य से। इसका मतलब इन दोनों के बीच में होकर वो अंदर क्या करती है, प्रवेश। तीसरा स्टेप देखो, कभी कभी यहां होकर स्पेस नहीं मिला, यहां होकर भी इसको स्पेस नहीं मिला, तो ये क्या करती है, इस सहायक कोशिका के भेदते हुए भी प्रवेश कर सकती है। तो तीसरा क्या हो गया, सहायक कोशिका को भेद कर प्रवेश। 3 स्टेप आपको पता चल चुका है। पहले नंबर पे भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक, यहां से, इसका मतलब यहां से और यहां के बीच में। दूसरा स्टेप आपको पता चल गया अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच में। और तीसरा स्टेप आपको पता चल गया कहां से, सहायक कोशिका को भेदते हुए ये अंदर क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। तो ये 3 स्थितियां आपको पता चल चुका है। इन 3 स्थितियों से पराग नली भ्रूण कोश के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश। अब देखिए, जैसे ही पराग नली भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है तो उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद की स्थिति अपन देखते हैं कि क्या होगा। जैसे ही ये पराग नली इस भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है तो एक पराग नली में आपको पता है 2 तो क्या होते हैं, नर केंद्रक होते हैं, और एक कौन सा केंद्रक होता है, सहायक केंद्रक, या जिसको सहायक केंद्रक भी कह सकते हैं। इसका मतलब वैसे इसको बोलते हैं नलिका केंद्र। तो जैसे ही पराग नली वहां प्रवेश करती है तो अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं या जो सहायक कोशिका होती है वो उसको इस प्रकार से उसको चेंज करती है या माध्यम उपलब्ध कराती है कि इस पराग नली के जो शीर्ष भाग होता है, इस पराग नली के शीर्ष भाग में एक पोर बन जाता है। इसका मतलब एक छिद्र बन जाता है। जैसे ही पराग नली वर्तकाग्र में प्रवेश करती है तो एंजाइम की सहायता से, इसका मतलब उस समय एनर्जी दी जाती है। एनर्जी कहां से मिलती है, सहायक कोशिका से, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए सहायक कोशिका प्रतिध्रुवीय कोशिका जो होती है वो एनर्जी प्रदान करने का क्या करती है, कार्य, जिससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया अच्छी तरीके से क्या होती है, संपन्न होती है। तो ये जो कोशिका है, सहायक कोशिका है, इसका मतलब यहाँ पे एंजाइम है, उससे उसमें क्या बनता है, छिद्र बनता है, और उस एंजाइम से छिद्र बन गया तो छिद्र बनने के बाद ये जो
केंद्रक होते हैं, इसका मतलब ये जो केंद्रक होता है, ये तो पराग नली जैसे ही प्रवेश करती है तो पराग नली के प्रवेश करते ही ये केंद्रक क्या हो जाता है, डैमेज, इसका मतलब समाप्त हो गया। अब यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो अन्य उसके लिए उपलब्ध होती रहती है इनकी। इसके बाद आपके पास कितने केंद्रक बचे, इसके बाद हमारे पास सिर्फ पराग नली में कितने केंद्रक बचते हैं, 2 बचते हैं। कितने केंद्रक, 2 केंद्रक। ये दोनों केंद्रक यहां पहुंच गए। किसके अंदर पहुंच चुके हैं, अब ये केंद्रक भ्रूणकोश के अंदर पहुंच चुके हैं। अब देखिए, एक भ्रूणकोश, उसमें 8 केंद्रक पहले से हैं और 1 केंद्रक और पहुंच चुका है। तो अब इसमें बहुत सारे केंद्रक हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं अपनी। उसमें ऐसी भी स्थिति होती है, अगर सहायक कोश का नष्ट हो जाए तो हम भी हो सकते हैं, लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं 10 केंद्रक हो चुके हैं। अब यहां पर क्या होता है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होगा, उसकी कौन सी स्थिति यहां पे ऐसी उत्पन्न होगी, उससे कैसे निषेचन होगा, क्या होगा, उसके बारे में अपन अब बात करेंगे। अब देखिए, हमने पराग नली को कहां पे पहुंचा दिया है, भ्रूणकोश में पहुंचा दिया है। और आपको यह भी पता चल चुका है कि जैसे ही पराग नली भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, कहां होकर प्रवेश करती है, यह भी पता चल गया। पराग नली जैसे ही भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो उसके शीर्ष भाग में क्या बन जाता है, पोर बन जाता है। पोर बनते ही उसके दोनों नली युग्मक क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, नलिका केंद्रक समाप्त हो जाता है और सहायक केंद्रक होता है, जो सहायक कोशिका होती है उनमें से एक कोशिका भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अपहासित हो जाती है। अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं द्विनिषेचन एवं त्रिकोशल्य। ठीक है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अब अध्ययन। अब देखिए, अभी आपने एक स्टेप पढ़ा, जैसे भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश में 3 तो कौन सी कोशिकाएं, प्रतिध्रुवीय कोशिका, ठीक है, ऐसे ये स्थिति आपने अभी पढ़ी थी। जैसे ही पराग नली इस भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, पराग नली जब इसमें भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो पराग नली के अंदर कितने केंद्रक होते हैं, 3 में से 1 केंद्रक प्रवेश करते अपहासित हो जाता है। ऐसे ही यहां पर एक सहायक कोशिका होती है, वो भी क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है। और पराग नली के जो 2 केंद्रक हैं, वो 2 केंद्रक इस भ्रूणकोश के अंदर पहुंच जाते हैं। तो उसके पश्चात प्रक्रिया जो चालू होती है वो चालू होती है संलयन की, फ्यूजन की प्रक्रिया इसके पश्चात प्रारंभ होती है। और वो कैसे होती है, हम उसको द्विनिषेचन क्या चीज है त्रिक संलयन क्या चीज है, इसके बारे में, निषेचन तो आपने पढ़ लिया है, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहते हैं। और वो प्रक्रिया अब यहां संपन्न होगी जो अपन का टॉपिक चल रहा था। अब देखो कि निषेचन क्या है, नर और मादा युग्मकों का संलयन होना। डबल निषेचन क्या है, इसका मतलब निषेचन की क्रिया का 2 बार संपन्न होना। आवृत बीजी पादपों की ये मुख्य विशेषता होती है कि उसमें निषेचन की क्रिया कितने बार संपन्न होती है, 2 बार संपन्न होती है। और 2 बार निषेचन की क्रिया का संपन्न होना ही डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। कैसे कैसे होती है ये देखिए, इसमें आप देखो ये क्या है, अंडकोश का, इसका मतलब अंडकोश का कैसी होती है, एग सेल, अंडकोशिका, ठीक है। इसके बाद अंडकोशिका जो होती है ये किससे, ये आपको 2 दिख रहे हैं और ये 2 क्या चीज है, इन 2 केंद्रकों का नाम है नर युग्मक। तो एक अंडकोशिका के पास एक नर युग्मक पहुंचता है, N+N, ये हो गया कौन सा, नर युग्मक। एग सेल और स्पर्म सेल ये आपस में पहुंचे और पहुंचने के बाद ये दोनों आपस में जुड़ते हैं
क्या बनता है 2n, n प्लस n बराबर 2n। एक अंडकोश का और एक नर युग्मक आपस में जुड़ता है और जुड़ने से 2n बनता है और इस 2n को क्या बोलते हैं हम युग्मनज। और युग्मनज वृद्धि करके क्या बनाता है भ्रूण। नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। तो देखो अंडकोश का और नर युग्मक एक n और एक n आपस में संलयन होकर क्या बनाया 2n बना लिया। इस दौरान क्या होता है, ये आपको जो सहायक कोशिका दिख रही है, ये सहायक कोशिका भी अपहासित हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस दौरान एनर्जी की क्या होती है आवश्यकता। ठीक है, इसका मतलब इसने और इसने मिलकर ये 2n बना लिया। एक बार निषेचन हो गया, हम पढ़ रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोबारा निषेचन। अब दोबारा निषेचन कैसे होगा वो देखिए। इसके बाद आपके पास एक ये बचा n, इसके बाद देखो ये दो चीज बची हुई है जिनको बोलते हैं हम ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक में कितने केंद्रक होते हैं? दो, n प्लस n। एक तो हो गया आपका क्या नर युग्मक और ये दोनों कौन से हो गए ध्रुवीय केंद्रक। ये तीनों आपस में मिले और तीनों ने मिलकर क्या बनाया 3n, जिसको बोलते हैं प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। इसका मतलब प्राइमरी है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है 3n, और ये आगे विकसित जो होता है और विकसित होकर किसका निर्माण करता है भ्रूण कोश का क्या करता है निर्माण। ये n प्लस n 3n मिले 3n बनाया, जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे विकसित होकर क्या बनाता है भ्रूण कोश का क्या करता है निर्माण। अब देखो ये दोनों मिलके 2n बना दिया, इन तीनों ने मिलके 2n बना दिया। इसका मतलब पहले तो ये अपहासित हुई, ये इसके साथ मिली और इसके साथ मिलकर यहां पर क्या बन गया 2n बन गया। क्या बन गया 2n। ये तीनों आपस में मिले और ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन गया 3n है, क्योंकि दूसरा नर युग्मक जो होता है वो अमीबीय गति करके ध्रुवीय केंद्रकों के पास पहुंच जाता है और संलित होता है। तो इस दौरान ये तीन सेल्स आपस में जो आपको दिख रही हैं जुड़ी हुई, जिनको अपन बोल रहे थे प्रतिध्रुवीय कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाएं, तो ये भी अपहासित हो जाती है, अपनी एनर्जी को इस समय दे देती हैं। तो इसका मतलब अभी अपन कितनी सारी कोशिकाओं के बारे में बात कर रहे थे। अब इस भ्रूण कोश में सिर्फ दो कोशिका बची है। एक तो बचा है क्या जिसको अपन कहते हैं युग्मनज, और दूसरा क्या बचा है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र। तो यही हमारा टॉपिक था। इसका मतलब आवृतबीजी पादपों में निषेचन की क्रिया का 2 बार संपन्न होना क्या कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसमें एक अंडकोश का और एक नर युग्मक आपस में जब मिलते हैं तो युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो आगे विकसित होकर एम्ब्रियो का क्या करता है डेवलपमेंट करता है, एम्ब्रियो बनाता है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रक आपस में संलित होते हैं, 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जो आगे विकसित होकर भ्रूण कोश का क्या करता है निर्माण। तो कितनी बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई 2 बार। 2 बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया ये क्या कहलाती है विनिषेचन कहलाती है। अब दूसरा टॉपिक आपका बचा त्रिक संलयन, 3 का जुड़ना। तो देखो ये सिंपल है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान 3 केंद्रकों का संलयन होना ही त्रिक संलयन कहलाता है, जिसमें देखो एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर किसका निर्माण करते हैं प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का क्या करते हैं निर्माण, जिससे आगे क्या किसका निर्माण होता है भ्रूण कोश का क्या होता है निर्माण होता है। तो ये